जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ फिर मौजूद हैं जनाब सैयद अली मोहम्मद साहब। और आप इनको जानते हैं, हमारे साथ पहले भी इन्होंने शो किया और बड़े अच्छे से इंटरनेशनल सिस्टम को एक्सप्लेन किया मोहम्मद अली भाई ने। आज और मैं आपको दोबारा तारफ कराता जाऊं कि सैयद मोहम्मद अली साहब जो हैं, ये डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, एक थिंक टैंक है इस्लामाबाद में, उस पर और लिखते भी रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपके टाइम को बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने मौका दिया। थैंक यू। थैंक यू अली भाई। जिस तरह डिस्कशन हुई थी कि हम एक ये ऑलमोस्ट एक वीकली राउंड अप करेंगे, तो आज दो तीन टॉपिक डिस्कस करते हैं ताकि अपने व्यूअर्स को हम बता सकें कि इस वक्त साउथ एशिया के जो हवाले से हमारे क्या व्यूज हैं। सबसे पहले तो जो एक बर्निंग टॉपिक है जिसकी बड़ी वैल्यू वर्थ चल रही है, वो है जी यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो पाकिस्तान के बारे में ब्लास्फेमी लॉज और मिलिटेंट आउटफिट्स यहाँ पे जो है उस हवाले से जो एक रेजोल्यूशन ऐसा पास किया है, और वो बड़ी हाई नंबर, मतलब ऐसे लग रहा था पूरा यूरोप ही पाकिस्तान के खिलाफ है। सो हाउ डू यू सी दैट, और उसका क्या आइंदा आने वाले दिनों में उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत अहम मौजू का आपने इंतखाब किया है। मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि हमें इसको तीन अंदाज में देखा जा सकता है। एक बात, एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस्लामोफोबिया का कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्टेक्स्ट है, और तीसरा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस है। आई थिंक ये तीनों पर्सपेक्टिव जो हैं किसी न किसी अंदाज में इस सारे इशू को समझने में मदद देंगे। अगर हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है। हुआ ये है कि आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया के जो बाहमी रवाबित हैं, चाहे वो सियासी हों, माशी हों, माशरती हों, समाजी हों, उनमें आपस में जो इंटरेक्शन है वो बहुत एक्सेलरेट हो गई है, जिसकी वजह से जहां तक नॉलेज और सरमाए की पूरी दुनिया में सर्कुलेशन में इजाफा हुआ है, उसी तरह साथ ही साथ जो वैल्यूज और आइडियोलॉजीज हैं वो भी पूरी दुनिया में एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, जो कि पहले ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस की वजह से मुमकिन नहीं था। इस वजह से आप देखते हैं कि जो डिफरेंट सिविलाइजेशंस हैं, जिनकी डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर डिफरेंट अंदाज में रिएक्ट करती हैं, जो कि दूसरी वैल्यू सिस्टम की एक्सपेक्टेशन से बाज दफा मुताबिकत नहीं रखती। जिस तरह आपने देखा कि डच कार्टूनों का मामला आया, या फ्रांस में जो हालिया वाकयात हुए हैं, आप जानते हैं कि चंद रोज पहले वहां पे कुछ मसाजिद पे भी हमले हुए हैं। तो इस सारी सिचुएशन को, एक तो ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी बात ये है कि एक मैंने हाल ही में इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, कि जो हाइब्रिड वॉरफेयर का फ्रेमवर्क है वो भी एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस प्रोवाइड करता है इस मसले को समझने के लिए। मैंने 10 दिन पहले ये पेशन गोई की थी कि जो यतीम खाना चौक पे जो कुछ हो रहा था, उसके असरात सिर्फ लोकल माहौल तक या माशरे तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सतह पे भी इसके असरात होंगे, और इनको स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लॉयट किया जाएगा इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कोर्स और डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए। तो मेरी तशवीश के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली जो करारदाद यूरोपियन पार्लियामेंट में आई है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस को रिव्यू करने की बात की है, उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जो वैल्यूज लिबर्टी की जो इंटरप्रिटेशन वेस्टर्न लिबरल सोसाइटी में की जाती है, वो न सिर्फ मुख्तलिफ है, और हमारी जो सियासी क़यादत है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कोशिश भी की है मगरिब को कई मौकों पे समझाने की, जिसमें यूएन जनरल असेंबली में उनका एक बड़ा तारीख साज खिताब भी शामिल है। उसके बावजूद मैं समझता हूं कि सिर्फ सियासी सतह पे ये बात करना ओकेजनली क्लैरिफिकेशन या दिफा करने के लिए काफी नहीं है। आप जैसे यंग स्कॉलर्स को, थिंक टैंक्स को, मीडिया को, एकेडमिया को मुसलसल एक इखलाकी और नजरियाती और इल्मी कोशिश करने की जरूरत है, जिसके जरिए से मुख्तलिफ माशरे और कौमें एक दूसरे के हक को बेहतर समझ सकें, और जो हेट्रेड और इंटॉलरेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके। अलबत्ता मेरा आखिरी पॉइंट ये है
कि जब आप देखते हैं माशी मफादात को, तो एक तरफ तो हमारा जो स्ट्रीट सेंटिमेंट है वो बहुत इमोशनल है, लेकिन उसको सही अंदाज में ऑर्गेनाइज करना, पार्लियामेंट के जरिए उसको पॉलिसी में एग्रीगेट करना और उसको इंटरनेशनल लॉबिंग और मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी थ्रू ओआईसी, थ्रू यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक कंसिस्टेंट मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी के तहत करना एक डिफरेंट चीज है, जिसकी मेरे ख्याल में हुकूमत को बहुत ज्यादा उस पर गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ओकेजनल सिर्फ बयान देना, आप एक बड़ी पावर को प्रोवोक कर रहे हैं और ऑब्वियसली इसके माशी नताइज होंगे, जिनको थिंक थ्रू करके हमें एक जामिया और मिच्योर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अली भाई, हम अक्सर बात करते हैं जी हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, उन्होंने हमें कोर्ट्स कर दिया, वो हमें जो है वो हमसे नफरत करते हैं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। अली भाई, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है पर कोऑपरेशन भी तो है हमारा उनके साथ। सिर्फ सिविलाइजेशन का जो थीसिस आता है वो हमें ये क्यों लगता है कि हमें कोर्स किया जाता है? देखिए, दुनिया हमसे उम्मीद कर रही थी कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हम उन ममालिक से हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की जंग जीती। हमने अपने मुल्क का चप्पा चप्पा सिक्योर किया मिलिटेंट्स को खत्म करने पे। कहीं पे बैठे होंगे अभी लोन वॉल्फ, कहीं पे छुप के किसी घर में इधर उधर बैठा होगा हमला करने के लिए, वो तो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, वो हम अकेले तो नहीं है उसमें। लेकिन दुनिया हमसे तवक्को कर रही थी कि हम उस आइडियोलॉजी को खत्म करेंगे और ये हमारे लिए भी उतना जरूरी है। आपने काइनेटिक ऑपरेशन करके बंदे तो डुस डुस कर दिए, और भाई उसके बाद क्या करना है वो तो माइंडसेट मौजूद है। और हम यूरोप देखें, यूरोपियन यूनियन की बड़ी सीधी सी मिसाल है। एज लॉन्ग एज आप फाइनेंशियली दुनिया के लिए रेलिवेंट हैं, आप यू आर समथिंग, आप किस तरह का मजहब रखते हैं, दुनिया को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। सो हम ना तो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे, ना हम ऊपर से फिर हमने वो जो एक रेडिकल माइंडसेट भी है वो चल रहा है। मुझे ये भी बताएं, इसको भी काइंडली इलैबोरेट करें जो मैं ये पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। और दूसरा बड़ी अहम बात है, आप नहीं समझते अली भाई कि इमरान खान साहब ने इस्लामोफोबिया की बहस शुरू करके अननेसेसरीली मगरब को अनॉय कर दिया है? क्या मुस्लिम उम्मा में ये सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस्लामोफोबिया में बात करनी है, या कि दुनिया की और ममालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या हमारे टॉप ऑफ द लाइन जो चैलेंजेस हैं उनमें बड़े चैलेंजेस क्या हैं? क्या हमने अपनी ये जो इस्लामिक क्रीडेंशियल्स हैं इनकी रिट को मगरब के अंदर एस्टैब्लिश करना है, या कि मेरे पाकिस्तानी जो कि 2% जीडीपी ग्रोथ रेट और इससे भी कम और माइनस में जिंदा रह रहे हैं उनके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है? सो हम यहाँ पे जो यंग लोग हैं वो सोच सोच के पागल हो रहे हैं, और ये जो उलमा और मौलाना हमारी हुकूमतों में आके बैठ गए हैं। और मैं अक्सर अली भाई कहता हूं कि जब भी कोई बंदा 50 साल से ऊपर हो जाए तो वो खतरनाक हो जाता है, और खास करके वो जब डिसीजन मेकिंग में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक मौलवी जरूर होता है जिसको वो पॉलिसी मेकिंग में लेके आना चाहता है। सो काइंडली इस पर जरा बात करें। बहुत जबरदस्त आपने तज्जिया किया कमल भाई। देखिए, आपकी जो उमूर आपने बहुत जामिया और कम्प्रिहेंसिव अंदाज में आपने अहाता किया है, कॉम्प्लेक्स इशू है। मैं इसके 4 पहलुओं को बेसिकली और ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, इसका एक आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट है। नंबर 2, इसका एक स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है। नंबर 3, इसका एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। और नंबर 4, इसका एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है। आइडियोलॉजिकली ये एक हकीकत है कि जो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हैं डिफरेंट सिविलाइजेशंस और कंट्रीज की, जो नेशन स्टेट की डेफिनेशन है, आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पे एक कौम, एक कम्युनिटी अपने आप को नेशन उसी वक्त डिक्लेयर करती है जब वो अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी, डिस्टिंक्ट वैल्यू सिस्टम और डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ को डिफाइन भी करती है, और उसको एक ज्योग्राफी और टेरिटरी के ऊपर नाफिज करके उसके ऊपर पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। अदरवाइज उसकी जो यूनिकनेस है, उसका जो क्लेम फॉर नेशनहुड है, वही क्वेश्चन हो जाता है। नंबर 1, तो हर नेशन की ये कोशिश होती है कि वो अपनी जो पिक्यूलियर वैल्यूज हैं और वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, हिस्ट्री है, आइडेंटिटी है, उसको ना सिर्फ प्रोटेक्ट अपनी ज्योग्राफी और टेरिटरी के अंदर करे, और ग्रेट पावर्स जो होती हैं, और जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, वो इंटरनेशनली उनको प्रमोट करने की भी कोशिश करती हैं।
जो बड़े मशहूर वेस्ट के स्कॉलर्स हैं, जिस तरह हेनरी किसिंजर साहब हैं, ब्रजेंस्की साहब हैं, आप उनकी किताबें पढ़ें तो वो यही बात करते हैं कि जी ग्रेट पावर वो होती है जो कि हर सेंचुरी के बाद एक ऐसी ताकत उठती है जो कि कोशिश करती है कि पूरी दुनिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी सिस्टम को अपनी वे ऑफ लाइफ के मुताबिक मुरतब करे। अब हमारी और हंटिंगटन का जो एक आर्गुमेंट है ना क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में, उसके बारे में राय ऑब्वियसली मुतजाद है, लेकिन जो मुझे पसंद है उसमें एक आर्गुमेंट वो देता है जो बड़ा प्रोफाउंड है कि मुस्लिम सिविलाइजेशन इज कन्विंस्ड ऑफ इट्स मोरल सुपीरियोरिटी एंड ऑब्सेस्ड विद इट्स पॉलिटिकल इंफीरियोरिटी। तो हमारे अंदर जो ये ख्वाहिश है कि हम दुनिया को बताएं कि भाई आपको एक अच्छा वे ऑफ लाइफ क्या है, ये हमारे माशी कमजोरी, हमारे तस्वीराती मसाइल और हमारे माशरती रवैयों से ये ख्वाहिश कंसिस्टेंट नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि दुनिया की हर नेशन स्टेट की कोशिश होती है कि वो ना सिर्फ अपनी वैल्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्व करे। देखिए अमेरिका का भी जो वैल्यू सिस्टम है, जो उनका कॉन्सेप्ट है लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस को, उन्होंने ना सिर्फ अपनी ज्योग्राफी के अंदर नाफिज किया है, बल्कि जब आप उनसे एड लेते हैं, ये दुनिया का कोई भी तरक्की पजीर मुल्क उनसे एड लेता है, तो आप जानते हैं कि वो साथ में, चाहे वो अभी अफगानिस्तान की एग्जाम्पल हो, जब वो बात करते हैं कि जी खवातीन को ये हुकूक देने चाहिए या बच्चों को ये हुकूक देने चाहिए या डेमोक्रेसी आनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, तो बुनियादी तौर पे वो अपनी वैल्यूज और वे ऑफ लाइफ को ग्रेजुअली प्रमोट और इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो उन्होंने ओबीएल को मार के, जिसकी आज 10वीं यानी कि एनिवर्सरी है, हासिल कर लिए थे। तो 10 साल मजीद $2 ट्रिलियन खर्च करने का मकसद जो है वो कोई मिलिट्री या काइनेटिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो अपनी वे ऑफ लाइफ और अपने लाइफस्टाइल को प्रमोट करना था, क्योंकि जब वो ये करेंगे तो इसके जरिए उनके नेशनल इंटरेस्ट हासिल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ इकोनॉमिक साइड पे। क्योंकि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक मसाइल हैं, क्योंकि हम वेस्ट पे इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हैं 3 अंदाज में। नंबर वन आप पिछले 74 साल में जितना IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मकरूज रहे हैं, वो आपके इस्लामी नजरिए से आपका माशी निजाम कंसिस्टेंट नहीं है, नंबर वन। और मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई भी हुकूमत हो, फौजी, सिविल, डेमोक्रेसी, किसी भी पार्टी की, वो इससे रिकवर करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मुझे कहीं नजर नहीं आती, अनफॉर्चुनेटली। तीसरी बात है आपका तस्वीराती सिग्निफिकेंस और जियो स्ट्रेटेजिक और आपकी ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप 3 रीजन्स के कॉरिडोर पे बैठे हुए हैं, आप हब हैं, साउथ एशिया की भी एक साइड पे हैं, सेंट्रल एशिया की भी एक साइड पे हैं, वेस्ट एशिया की भी साइड पे हैं, और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी आ रही है उसमें भी आपकी एक सिग्निफिकेंस होगी ग्वादर के डेवलपमेंट के बाद। तो आपकी ज्योग्राफी जो है वो आपको अपॉर्चुनिटीज तो देती है, लेकिन आपकी वीक इकोनॉमिक सिचुएशन आपको वेस्ट पे डिपेंडेंट बनाती है, कर्जों पे। अभी देखें फेटफ की बात हो रही है, या GSP प्लस की वुलनरेबिलिटी है, या अभी बजट आने वाला है, आप दोबारा अगर IMF वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, तो एक तरफ आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यूज और आइडियोलॉजी को दुनिया रिस्पेक्ट करे, लेकिन साथ में आपको कर्जे भी दे, और साथ में आप दूसरों को बताएं कि जी आपको क्या करना चाहिए। तो ये आपके स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस, आपकी इकोनॉमिक वीकनेसेस और आपकी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन आपस में मुझे कंसिस्टेंट नजर नहीं आती। आपकी आखिरी बात यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना, वो आपकी इकोनॉमिक वीकनेस, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और आपकी आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू का कॉम्बिनेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो भी इसमें नजर आती हैं कि एक तरफ आप कर्जे भी लेना चाहते हैं कि जी देखें हमारी लेबर को जगह दे दें। अभी आप जाते हैं मिडिल ईस्ट में तो आप कहते हैं जी देखें हमारी लेबर को जगह दे दें, ठीक है, तो साथ में फिर आप चाहते हैं कि हाँ हम हमारी लेबर को रोजगार भी दे दें, लेकिन हम आपका और ईरान की दोस्ती भी करा देंगे। अच्छा ठीक है जी, मतलब आपकी इकोनॉमिक रियलिटी और आपकी आइडियोलॉजिकल एम्बिशन आपस में मुझे कंसिस्टेंट नजर नहीं आती। तो बुनियादी बात मेरी ये है कि आपको अपनी इकोनॉमिक वीकनेस, अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आपकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी
और आपकी जो आइडियोलॉजिकल वर्ल्ड व्यू है उसमें कंसिस्टेंसी और लाने की जरूरत है, ताकि दुनिया को आप एक हकीकत पसंदाना अंदाज में देखें। बिल्कुल सही है। अगले सेगमेंट पे जाते हैं अली भाई, और वो है यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान। कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है ये, और आप क्या समझते हैं कि तालिबान टर्की चले जाएंगे और इस सारे प्रोसेस से, और वो खुश हो जाएंगे अमेरिका जो करने की कोशिश कर रहा है, या कि आप समझ रहे हैं कि ये एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कमर साहब। देखिए, कल 1 मई 2021 की तारीख थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन दो एतबार से था। नंबर वन, प्रैक्टिकली जो दोहा अकॉर्ड हुआ था फरवरी लास्ट ईयर, उसके तहत अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान जो बुनियादी मुआहदे की रूह थी, वो ये थी कि अफगान तालिबान अमेरिका और मगरबी अफवाज पे हमले नहीं करेंगे, नंबर वन, इन रिटर्न फॉर अ कमिटमेंट फ्रॉम द यूएस एंड वेस्टर्न फोर्सेस कि वो अपनी अफवाज का 1 मई तक इनखला मुकम्मल कर देंगे। तो बुनियादी तौर पे आज 2 मई है, तो प्रैक्टिकली जो यूएस कमिटमेंट है वो अब इज नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि यूनिलैटरली, आप इंटरनेशनल लॉ के भी एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि यूनिलैटरली अमेरिका ने कोई ये अफगान तालिबान से कोई अमेंडमेंट तो नहीं की ना दोहा एग्रीमेंट में कि अच्छा जी इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और उन्होंने एग्री कर लिया। ऐसी बात तो नहीं है। एक यूनिलैटरल बात है ना, क्योंकि हम समझते हैं कि फॉर प्रैक्टिकल, ऑपरेशनल, टेक्निकल, लॉजिस्टिकल रीजंस हम रियलिस्टिकली 1 मई तक नहीं निकल सकेंगे, और 1 मई से लेके 9/11 तक, यानी कि सितंबर तक दिस ईयर हम निकल सकेंगे। तो इनखला का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया है, ये एक रियलिटी है। लेकिन अफगान तालिबान की तरफ से दो मुतजाद बयानात आ रहे हैं। एक ये कि उन्होंने ये बता दिया है कि अब अमेरिका ने चूंकि वायलेट किया है ये एग्रीमेंट, तो हमारी जो कमिटमेंट है नॉट टू अटैक वेस्टर्न फोर्सेस, वो भी हो सकता है हम रिव्यू करें। दैट्स अ थ्रेट। नंबर टू, कि जिसके जवाब में अमेरिका ने भी कहा है कि फिर हम भी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नंबर टू ये कि अब जो है अमेरिका का और दूसरे ममालिक का भी अफगान तालिबान पे दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है कि उनको दोहा तो अभी हाल ही में मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस्तांबुल प्रोसेस में भी वो शामिल हो जाए। देखिए, दोहा प्रोसेस में 4 बड़े इंपॉर्टेंट फरीक शामिल थे 2 दिन पहले, पाकिस्तान और 3 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएस, चाइना और रशिया। और इन चारों मुल्कों ने अफगान तालिबान को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि वो बुनियादी तौर पे इस्तांबुल प्रोसेस का हिस्सा बने। इस्तांबुल प्रोसेस है क्या? इस्तांबुल प्रोसेस को मैं बुनियादी तौर पे दोहा प्लस प्रोसेस कहता हूँ, क्योंकि दोहा अमेरिकी भी वहां पे होंगे, यूएन को भी वो लाना चाहते हैं, वेन्यू टर्की है, लेकिन एजेंडा बेसिकली अमेरिका ड्राइव कर रहा है। लेट मी बी फ्रैंक अबाउट इट। तो लेकिन वो चाहते ये हैं कि अफगान तालिबान काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के आमने सामने बैठ के फ्यूचर का एक मैकेनिज्म और एक फ्रेमवर्क बनाएं, ताकि एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट इमर्ज कर सके फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। अब बुनियादी मसला ये है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अफगान तालिबान का लीवरेज क्या है। ऑब्जेक्टिवली स्पीक, उनका मेन लीवरेज उनका वायलेंस है कि भाई आप जो मर्जी कर लें, हमने हमारी एबिलिटी है कि जब हम आपको हार्म कर सकते हैं तो करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका और मगरबी ममालिक का लीवरेज अफगान तालिबान पे क्या है? उनके ऊपर 2 लीवरेज हैं। नंबर वन ये कि 7,000 के करीब उनके अफगान तालिबान के कैदी उनकी तहवील में हैं, जिसको रिलीज करना या आजाद करना जो मगरबी फौजी हैं, मगरबी हुकूमतें हैं, वो अफगान तालिबान को इस्तांबुल लाने पे मजबूर करने से मशरूत कर रहे हैं। दूसरा लीवरेज क्या है? दूसरा लीवरेज ये है
कि फ्यूचर में अगर अफगान तालिबान अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और लेजिटिमेसी चाहिए होगी। तो दूसरा लिवरेज ये है कि क्योंकि 3 परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें शामिल हैं दोहा में, तो वो रिव्यू करेंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं जिसके तहत अफगान तालिबान पे पाबंदियां दुनिया में सिफारती और माशी लगाई गई हैं, वो रिव्यू होंगी जिसके तहत ग्रेजुअली उनकी मेन स्ट्रीमिंग और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इन द इंटरनेशनल सिस्टम शुरू होगा। तो नजर ये आता है, दो सिनारियोज इमर्ज करते नजर आते हैं। नंबर 1 ये कि समझ में आती है ये बात के रैशनैलिटी का और दानिशमंदी का मुजाहिरा किया है अफगान तालिबान ने कि उन्होंने पिछले 14 महीने में अमेरिका और मगरबी अफवाज पे हमले नहीं किए हैं, ताकि वो उनको इनकरेज करें कि वो जो अपने जाने की कमिटमेंट है वो पूरा करें, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर वो उन पे हमले करते तो उनके जाने के इम्कानात कम हो जाते, बढ़ते ना। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अलबत्ता उन्होंने जो काबुल इंतजामिया है उसके साथ ना बैठे हैं वो आज तक, ना वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना उनको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, बल्कि उनके खिलाफ हमलों में भी इजाफा हुआ है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि पिछले महीने के अंदर 100 से ज्यादा अफगान नेशनल आर्मी के सिपाहियों को उन्होंने हलाक किया है। तो मुझे ये खतरा है कि अमेरिका और मगरबी अफवाज के जाने के बाद काबुल इंतजामिया और अफगान तालिबान के दरमियान जो कशीदगी में इजाफा होगा और लड़ाई में तेजी आएगी, लेकिन ग्रेजुअली मुझे ये लगता है कि उनकी जो सपोर्ट है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फ्रॉम द वेस्टर्न सोर्सेज वो अब कम हो रही है, जिसके नतीजे में मैं अगले अच्छा हमारे लिए खतरे और तशवीश की बात ये है कि जिस तरह अभी सरीना पे अटैक हुआ और थैंकफुली जो चाइनीज एम्बेसडर थे वो बच गए, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि हमारी मगरबी सरहद है, अभी हाल ही में एक चौकी पे अटैक हुआ और तकरीबन 40 हलाकतों की उसमें जो हमलावर थे खबरें आ रही हैं। तो इस तरह के हमले बोथ फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक बीएलए, बीएलएफ, टीटीपी, दाइश भी बढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है, और मगरबी सरहद पे भी अटैक्स हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन अगले 4-5 महीने में बहुत क्रिटिकल है और हमें बहुत रिस्ट्रेंट और दानिशमंदी का मुजाहरा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई स्टेबिलिटी आए, वरना हमें वी शुड इंश्योर कि वी शुड नॉट गेट सक्ड इनटू दिस अफगान कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा अली भाई, आखिरी सेगमेंट पे बात करते हैं, इसको क्विकली राउंड अप करते हैं, और वो है जी कोविड-19 इन साउथ एशिया। और हमने देखा ये कि हमारे पड़ोस भारत में एक किस तरह एक क़यामत आई हुई है, और गो के इंडियंस बड़े खुश थे कि कोविड-19 की वैक्सीन बन गई थी, हालात बड़े ठीक थे और चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस बेहतियाती हो गई। इसमें कई दफ़ा हुकूमतों का भी कसूर होता है, अवाम का अपना कसूर भी होता है, और एक पेंडेमिक भी चल रही होती है, सबको चाहिए कि वो केयरफुल रहें। हुकूमत ने तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही देना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, 4-4 लाख केसेस, 3 लाख से तो कहीं मतलब 3 लाख प्लस केसेस तो कई दिनों से चल रहे हैं। सो दुनिया का ये भी एक किस्म का ये कहीं भी ऐसे नहीं हुआ, इवन कि अमेरिका में भी ऐसे नहीं हुआ। और पाकिस्तान में भी हम थर्ड वेव भुगत रहे हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि मामलात थोड़े ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं है, और इस तरह के हालात में जब इंटरनेशनल कम्युनिटी हर बंदे को अपनी पड़ी हो तो हमें कौन मदद भेजेगा, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और मुल्कों को मदद भेजना बड़ा मुश्किल होता है। सो हाउ डू यू सी दिस कोविड-19 सिचुएशन इन साउथ एशिया, और पर्टिकुलरली ये जो वेस्टर्न मीडिया है वो जिस तरह इंडिया को पोर्ट्रे कर रहा है, डू यू थिंक दिस इज जस्टिफाइड? और क्योंकि इंडियंस ये कह रहे हैं कि भाई ये कुछ वेस्टर्न जर्नलिस्ट हैं जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और हमें समझ रहे हैं कि नहीं। मैं वो देख रहा था, एक इंडिया की एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, वो कह रही थी कल जनाब के क्या हमें अब पता चलेगा कि हम बंदर से अभी भी इंसान बने हैं, हमें 4 गोरे आके बताएंगे कि हमें किस तरह रहना है। सो बड़ा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है उन लोगों के ऊपर जो भारत की सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दिस प्लीज? देखिए, आखिरी सेगमेंट में चूंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं क्विकली 4 नुकात आपके सामने रखूंगा, आपके सामने और आपके नाज़रीन के सामने। एक इसका सियासी पहलू है, एक इसका इंटरनेशनल पहलू है, एक इसका ऑब्वियसली हेल्थ पॉलिसी का एस्पेक्ट है, और चौथा मैं इसको रिलेट करूंगा पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन से भी। नंबर 1 ये कि देखें ग्लोबली क्या हो रहा है।
ये थर्ड वेव जो है उसने बहुत हार्डली हिट किया है इंडिया को। अमेरिका में 5 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, दुनिया में 15 मिलियन मतलब बहुत ज्यादा जो केसेस हैं उसका तकरीबन 20% अमेरिका में है। लेकिन जिस स्पीड के साथ, जिस हाई रेट के साथ इंडिया में इसमें इंक्रीज हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड और एक्सेप्शनल है, और ऑब्वियसली वो उनकी हुकूमत की तवक्को या कैपेबिलिटी या रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा था। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे। देखें, पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया कि अपने तमाम तर मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने उनको मेडिकल हेल्प ऑफर की। आप जानते हैं कि ईदी साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने 50 एम्बुलेंसेस का भी अतिया देने की ऑफर की है। अच्छा, तो आई होप कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वो इसको एक पॉजिटिव अंदाज में देखेंगे कि जो ऐसे मसाइल होते हैं उसमें पाकिस्तान अपने तमाम तर वसाइल की कमजोरी और कमी के बावजूद कोशिश करता है ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे उनकी हेल्प करने की। सिमिलरली चाइना ने जो है काफी बड़े पैमाने पे उनको मेडिकल इक्विपमेंट, ऑक्सीजन इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स और दूसरी चीजें तकरीबन अभी मैं सुबह देख रहा था, अभी मैंने ट्वीट भी किया सुबह, 60 से ज्यादा फ्लाइट्स चाइना से आ चुकी हैं इंडिया। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी इन फ्यूचर कि चाइना की इतनी सिग्निफिकेंट और टाइमली और सब्सटैंटिव जो हेल्प है उसको इंडियन क़यादत कैसे देखती है। क्या फ्यूचर में वो इतनी सब्सटैंटिव हेल्प के बावजूद वो क्वाड में अमेरिका का हलीफ बनने पे बजिद रहेगी, जबकि अमेरिका की तरफ से भी हेल्प आ रही है, लेकिन बहरहाल चीन एक बहुत बड़ा हमसाया है जिसकी आबादी और वसाइल जो हैं वो अमेरिका से तो 4-5 गुना ज्यादा है। अच्छा, तीसरा पहलू सियासी है। चूंकि जो मोदी सरकार है उसके नजरिए के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, तो मैं ये कहना जरूरी समझता हूँ कि मेरे ख्याल में जो उनका वोट बैंक है और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनमें भी तशवीश में इजाफा होगा कि देखिए उनका नजरिया अपनी जगह, लेकिन क्या वो अब भारत के माशी और हेल्थ के जो मसाइल हैं उनको एडिक्वेटली और टाइमली रिजॉल्व करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्योंकि आई एम श्योर कि इसका असर उनकी इस पॉलिटिकल स्टैंडिंग पे भी पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली नजर ये आ रहा है और कई आलमी मीडिया के बड़े जो फोरम्स हैं उन्होंने भी ये बात की निशानदही की है कि उनकी कोशिश नजर आती है कि वो जो डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म है उसको वो क्वाइटन करें, बजाय इसके कि वो अपने गलतियों का एतराफ करके एक बड़ा दिल दिखाते हुए अब मूव ऑन करें और डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अच्छा, आखिरी पहलू ये है कि इसके मैं समझता हूँ माशी असरात भी होंगे, और चूंकि आप जानते हैं इस कोविड के इतने ज्यादा एक्सेप्शनल इंक्रीज की वजह से अब बाकी दुनिया जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने रवाबित महदूद कर रही है अगले कुछ अरसे के लिए भारत से। तो मैं समझता हूँ भारत के जो माशी रवाबित हैं, सियासी रवाबित हैं, उस पर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इस हकीकत की तरफ निशानदही करती हैं कि देखिए जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है उसमें तमाम कौमों को मिलजुल कर ताउन करने की जरूरत है, और जो हम हार्ड कोर रियलिस्ट और जीरो सम पॉलिटिक्स के तौर पे दुनिया को देखने और समझने की कोशिश करते हैं वो बसा औकात जो बहुत ज्यादा ग्रेव और ग्लोबल और कॉमन कंसर्न्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, फ्लड्स हों, जो स्नो मेल्टिंग है हिमालयाज की, जो और फेमीन्स हैं, इस तरह वबाएं हैं, इसके हवाले से हमें चाहिए कि हम अपने बाहमी तनाज़ात से बालातर होके इनको म्यूचुअली रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ताकतें हैं, उनकी लीडरशिप और क्रेडिबिलिटी का भी ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच अली भाई, आपने एक ओवरऑल राउंड अप किया इस कोविड सिचुएशन का साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली इंडिया के हवाले से, एंड वी विश के वहाँ पे हालात बेहतर हों, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है। हमारे लड़ाइयाँ झगड़े तो होते रहेंगे, लेकिन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी सीरियस। और जब तस्वीरें और वीडियोस आती हैं तो अच्छा नहीं लगता कि किस तरह आवाम जो है वो दुनिया में कहीं भी हो, अमेरिका हो, चीन हो, इंडिया हो, कहीं भी हो, इंसान तो इंसान होता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
एंड थैंक यू वेरी मच मोहम्मद अली साहब, आपके टाइम का और आपके वैल्यूबल कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू चीमा साहब। थैंक यू।